अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एंड इट्स टैक्स ट्रीटमेंट। पहली बात तो आपको यह समझना है कि एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या कंसिडर होता है। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो सेक्शन 2(1)A, सेक्शन 2 आपको पता है डेफिनेशंस का है और उसका क्लॉज नंबर 1A एग्रीकल्चरल इनकम को डिफाइन करता है। तो इसमें 3 सब क्लॉजेज हैं, A, B और C। A क्लॉज क्या बोलता है, अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है और आप उसको लेट आउट कर देते हो और उससे किराया आना शुरू हो जाता है आपके पास, और जिसको आपने लेट आउट करा है वो उसे एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज कर रहा है, तो ऐसे में आपको रेंटल इनकम एग्रीकल्चरल इनकम आपके लिए वो मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर सामने वाला उसे नहीं यूज कर रहा है एग्रीकल्चर के लिए, फिर वो आपके लिए रेंटल इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट वो है जो एक्चुअल में एग्रीकल्चर हमारे दिमाग में आता है, खेती बाड़ी प्रॉपर, इसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस में क्या आता है कि आपने पहले फील्ड को प्लॉ करा, सीड्स को सो करा, ये सारा बेसिक ऑपरेशंस है। और उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस क्या है, आपने उसको पानी दिया फसल को टाइम टू टाइम, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, उन सब से बचाया, उनको इंसेक्ट से बचाया, पेस्ट से बचाया, फर्टिलाइजर वगैरह यूज करे, वो सारी चीजें क्या हैं, सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। यानी अगर कोई आदमी बेसिक और सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस दोनों कर रहा है तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर कर रहा है, तो उसको फसल को बेच के जो उसे इनकम मिलेगी वो उसकी एग्रीकल्चरल इनकम है। और थर्ड पार्ट इसके अंदर है इनकम फ्रॉम अ फार्म बिल्डिंग। तो पहले हम तीनों को एक एक करके स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका देखेंगे टैक्स ट्रीटमेंट क्या है इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम का। एक बात ध्यान रखिएगा, भले ही हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम जो इंडिया में हम कमाते हैं वो तो एग्जम्प्ट होती है सर सेक्शन 10(1) में, ये तो हमें पता है। फिर टैक्स ट्रीटमेंट क्या सिखाओगे आप, तो टैक्स ट्रीटमेंट में हमने ये सिखाना है कि इनडायरेक्ट वे में टैक्सिंग करी जाती है एग्रीकल्चरल इनकम की। किस वे में, इनडायरेक्ट वे में, वो हमने सीखना है। पर टैक्सिंग सीखने से पहले हम लोग पहले सीखेंगे मीनिंग। तो सबसे पहले लेटिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, तो यहाँ पे रेंटल इनकम भी आ सकती है या कोई और रेवेन्यू भी आ सकता है। रेवेन्यू का एग्जांपल है, मान लो आपने लैंड को लीज पे दे रखा था और लीज का अब आप रिन्यूअल करवा रहे हो और बदले में आप फीस रिसीव कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो योर एग्रीकल्चरल इनकम। बस शर्त है कि जो लैंड आपने लेट आउट करा है वो किस पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, एग्रीकल्चर। अगर आप रेंट कैश में ना रिसीव करके काइंड में रिसीव कर लेते हो तो उसकी मार्केट वैल्यू लेकर आप एग्रीकल्चरल इनकम निकालोगे। जो काइंड में रिसीव हुआ अगर उसे आप आगे सेल कर देते हो तो उससे होने वाली इनकम भी एग्रीकल्चरल इनकम ही है, क्योंकि वो तो सिर्फ कन्वर्जन है उस फसल की। मतलब जो आपको मतलब आपने लैंड लेट आउट कर रखा था और उस पर मान लो फसल उगा रहा था सामने वाला बोलता मैं रेंट नहीं दे सकता, मुझसे फसल ही ले लो, तो फसल बेच के भी जो इनकम आपके पास आएगी वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। लेकिन जिसको आपने ये फसल बेची उसने अगर आगे उसको बेचा तो उसके लिए वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। और अगर इस रेंटल इनकम का ड्यू हो जाता है कुछ या एरियर रह जाता है और आपको बदले में उसके इंटरेस्ट मिल जाता है, वो इंटरेस्ट इनकम आपकी अदर सोर्सेज इनकम है, वो इंटरेस्ट इनकम आपकी अदर सोर्सेज इनकम होगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। इसे आप पढ़ सकते हैं, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में वही है बेसिक एंड सब्सिक्वेंट। यानी अगर कोई आदमी मान लीजिए बेसिक ऑपरेशंस नहीं कर रहा, मान लो जंगल के पेड़ जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली ग्रो जाते हैं उसको काट के आप बेच रहे हो, दिस इज नॉट एग्रीकल्चर, क्योंकि आपने बेसिक ऑपरेशंस नहीं करे। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बेसिक एंड सब्सिक्वेंट। बस एक बात ध्यान रखिएगा, एक नर्सरी को लेके एक एक्सेप्शन है कि नर्सरी से जो सीडलिंग्स और सैपलिंग्स बेचे जाते हैं उसमें हम उसे हमेशा एग्रीकल्चर मानेंगे, भले ही लैंड पे बेसिक ऑपरेशंस ना भी कैरी हुए हों। तो सेल ऑफ सीडलिंग्स और सैपलिंग्स फ्रॉम अ नर्सरी इज एग्रीकल्चरल इनकम। तो आप एक बार ये 2 पॉइंट्स पढ़ के देखिए पहले, ये 2(1)A(B) है। उसके बाद आती है हमारे पास इनकम फ्रॉम अ फार्म बिल्डिंग। तो अगर फार्म बिल्डिंग है उससे होने वाली इनकम भी आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम है। अब ये फार्म बिल्डिंग क्या होती है, ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो किसी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पे बनाई गई है। जैसे आप देखते होंगे खेतों में कई बार एक मकान सा बना होता है जिसके अंदर या तो सामान रखा होता है एग्रीकल्चर को लेकर, या कोई मशीन स्टोर की जाती हैं, या क्रॉप स्टोर की जाती हैं, या कई बार तो
जब फसल का मेन सीजन होता है और रात को डर होता है कि कहीं कोई जानवर वगैरह फसल खराब ना कर दे, तो किसान वहां पे ही कई बार सो भी रहा होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी फार्म बिल्डिंग है। और रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्या होता है, ये हम कवर करते हैं कैपिटल एसेट के अंदर भी। आपको ध्यान होगा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में वर्ड लिखा हुआ था कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया इज नॉट अ कैपिटल एसेट। तो सेम वही डेफिनेशन है कि अगर लैंड ऐसी जगह सिचुएटेड है जहां पॉपुलेशन 10,000 से भी कम है तो रूरल एग्रीकल्चरल है। अगर 10,000 से ज्यादा है पर 1 लाख तक है तो आप 2 किलोमीटर से दूर होने चाहिए। अगर 1 लाख से ज्यादा है पर 10 लाख तक म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन है तो आप उससे 6 किलोमीटर से ज्यादा दूर होने चाहिए। और अगर आपके आसपास 10 लाख से ज्यादा बड़ी वाली म्युनिसिपैलिटी है, पॉपुलेशन उतनी है उसकी, तो आप उसके 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर नहीं हो तो ही आप रूरल एग्रीकल्चरल माने जाओगे, तो ही आप रूरल माने जाओगे। एग्रीकल्चरल तो होना ही चाहिए हो आप। तो अगर आप 8 किलोमीटर के रेडियस से बाहर हो, बियॉन्ड वर्ड है हर जगह, यानी इतने रेडियस के अंदर नहीं आना आपने, तो इससे दूर अगर आप होंगे तो ही आप रूरल है। तो ऐसी जगह पे अगर आपकी फार्म बिल्डिंग बनी हुई है तो ही आपकी इससे होने वाली इनकम। तो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरी फार्म बिल्डिंग है तो मैंने उसको किराए पे चढ़ा दिया, वैसे तो बंदा कहता है सर ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो रेंटल इनकम है, पर नहीं, ये एग्रीकल्चरल इनकम है। यानी फार्म बिल्डिंग से होने वाली इनकम आपकी क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम। कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला ही पॉइंट मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि जो सीडलिंग्स या सैपलिंग्स बेचे जाते हैं नर्सरी से, वो हमेशा कौन सी इनकम है, एग्रीकल्चरल। वेदर और नॉट बेसिक ऑपरेशंस हैव बीन कैरिड आउट ऑन द लैंड। दूसरा, अगर आपके पास फसल है और वो फसल खराब होगी और बदले में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, वो इंश्योरेंस क्लेम जो आपको मिल रहा है दैट इज ऑल्सो योर एग्रीकल्चरल इनकम। क्योंकि बेसिकली क्रॉप के अगेंस्ट ही तो मिला है, आपने क्रॉप्स बनाई, पहले ग्रो करी, बेसिक और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन लगाकर, बस बेची नहीं, खराब हो गई थी तो आपको इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए, वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। थर्ड पॉइंट, अगर आपके पास कोई लैंड पड़ा है और आपने उसको लीज आउट कर दिया है, वहां पे घास वगैरह बहुत अच्छी है और वहां पे कोई आदमी अपनी कैटल को ग्रेज करवाता है और वो कैटल आगे एग्रीकल्चर में यूज होनी है, तो ये भी आपकी होने वाली इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है। क्योंकि माना जाएगा कि आपका जो ये लैंड है ये अल्टीमेटली एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है। नीचे लिखी चीजों को हम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानेंगे। पहला, अगर कैपिटल गेन, एक बात ध्यान रखिएगा, जहां भी एग्रीकल्चरल लैंड सेल हो गया या आप कह लो ट्रांसफर ही हो गया, ट्रांसफर होने पे कभी भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं आ सकती। बल्कि ट्रांसफर होने पे आगे 2 चीजें हो सकती हैं, या तो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर हो रहा होगा, अगर अर्बन ट्रांसफर हो रहा है उस पर तो कैपिटल गेन आएगा, दैट इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। और अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर हो रहा है वो तो आपका कैपिटल एसेट है ही नहीं। हम पढ़ते हैं सेक्शन 214 में कि ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं है। यानी जहां भी एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर हो गया, चाहे वो रूरल एरिया का हो चाहे वो अर्बन एरिया का हो, उस पर एग्रीकल्चरल इनकम नहीं आ सकती है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस आप बेच रहे हो, आप किसी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हो और उसमें सैलरी मिल रही है आपको, वो कहां से एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी आपकी। हमारे इनकम टैक्स लॉ में ध्यान रखिएगा, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, इसे एग्रीकल्चर नहीं माना गया। लेकिन जीएसटी लॉ में अगर आपको याद हो, सिर्फ जीएसटी लॉ में घोड़ों से नफरत थी लॉ मेकर को, हॉर्सेस के अलावा बाकी सारे एनिमल्स को भी एग्रीकल्चर माना गया था। लेकिन इनकम टैक्स में एनिमल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है। अगर आपके पास सरप्लस वाटर पड़ा है और वो सरप्लस वाटर आप किसी और को सप्लाई करते हो और बदले में इनकम ले लेते हो, अब देखा जाए वाटर एग्रीकल्चर में यूज होना चाहिए, पर फिर भी लॉ में क्योंकि एक्सप्रेसली वाटर की बात कहीं नहीं करी हुई है, सो दिस इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम। ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स, या अगर आप कोई गोडाउन या कोई लैंड लेट आउट कर देते हो जहां पे आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर करवाओगे, पर अगर वो फार्म बिल्डिंग है फिर तो वो एग्रीकल्चरल इनकम है। लेकिन अगर मान लो शहर में एक गोडाउन है बहुत बड़ा जहां क्रॉप्स को स्टोर किया जा रहा है और बदले में इनकम आ रही है, दैट इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम, दैट इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम। तो आई होप ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद सीधा हमारे पास आ जाती है एग्रीकल्चरल इनकम का टैक्स ट्रीटमेंट। तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया के बाहर से कमाई जा रही है वो तो अदर सोर्सेज इनकम है।
और ध्यान रखिएगा, इसका ट्रीटमेंट नहीं सिखा रहा मैं आपको, क्योंकि ये तो अदर सोर्सेज में दिखेगा और ये तो टैक्सेबल है। और कौन से रेट्स पे टैक्सेबल है? स्लैब रेट्स। इस पे स्लैब रेट्स लगा देना। हमें कौन सी वाली एग्रीकल्चरल इनकम का टैक्स ट्रीटमेंट सीखना है? इंडिया वाली, और वो होती है एग्जम्प्ट। कौन से सेक्शन में? 10(1). पर इंडिविजुअल या HUF अगर आप हो तो आपसे इनडायरेक्ट वे में टैक्स लिया जा सकता है एग्रीकल्चरल इनकम पे, और इस इनडायरेक्ट वे ऑफ टैक्सिंग को बोला जाता है पार्शियल इंटीग्रेशन। और पार्शियल इंटीग्रेशन तभी होती है अगर नीचे लिखी दो कंडीशंस पूरी होती हैं। पहली कंडीशन, एक तो जो नॉर्मल इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से, नॉर्मल इनकम एक्सीड्स द एग्जम्पशन लिमिट, नॉर्मल इनकम एक्सीड्स द एग्जम्पशन लिमिट। अब एग्जम्पशन लिमिट कौन सी होती थी? या तो 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख, एज द केस में भी। और नॉर्मल इनकम में क्या क्या आ जाएगा? सैलरी इनकम आ जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी, PGBP इनकम आ जाएगी, वो सब आ जाएगा। तो अगर किसी एसएससी की नॉर्मल इनकम ही एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस नहीं कर रही, फिर मत आइएगा यहाँ। पहली कंडीशन क्या है? नॉर्मल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस करे। एंड आपकी जो नेट एग्रीकल्चरल इनकम है, ये नेट एग्रीकल्चरल इनकम कैसे निकलेगी? खर्चे माइनस कर देना एग्रीकल्चरल रिसीट्स में से। तो जो नेट एग्रीकल्चरल इनकम है अगर वो मात्र 5,000 से क्रॉस कर गई तो आप पे पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई कर देगी। अब इसका लॉजिक मैंने आपको सिंपल ये बताया था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्योर किसान है, प्योर किसान चाहे करोड़ों रुपए कमा ले एग्रीकल्चर से, वो पहली कंडीशन कभी पूरी नहीं करेगा। प्योर किसान, उसकी सैलरी इनकम थोड़ी आ रही होगी, उसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम थोड़ी आ रही होगी, वो तो प्योर किसान है, उस पर पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो खेती बाड़ी से भी कमा रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है, अच्छा खासा मैं किसे बोल रहा हूं? 5,000 से ऊपर। अब ये 5,000 पुरानी लिमिट लिखी हुई है, पर 5,000 से ऊपर मतलब सारे लोग आगे जो अच्छा कमा रहे हैं एग्रीकल्चर से। अब मान लो ये कौन से लोग हैं जो एग्रीकल्चर से अच्छा कमा रहे हैं पर प्योर किसान नहीं है, इनकी थोड़ी बहुत सैलरी इनकम भी है, थोड़ी बहुत, यानी इन्होंने पहली कंडीशन पूरी नहीं करी, इनकी भी पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम इनकी जो रोजी रोटी चल रही है वो एग्रीकल्चर से चल रही है। लेकिन लॉ मेकर्स को आके कहां प्रॉब्लम है? जहां आप खेती बाड़ी से भी अच्छा कमा रहे हो और साथ ही साथ आप सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP वहां से भी कमा रहे हो। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, और एक केस ये भी बन सकता है कि सर एक आदमी सैलरी वगैरह तो बड़ी अच्छी कमा रहा है पर थोड़ा बहुत साथ में एग्रीकल्चर भी कर रहा है, बिल्कुल थोड़ा बहुत मतलब 5,000 भी नहीं कमा रहा वो साल में, तो ऐसे लोगों को भी नहीं हम लपेट रहे हैं। यानी प्रॉब्लम किससे है? जो खेती बाड़ी से भी अच्छा खासा कमा रहा है और नॉर्मल इनकम से भी अच्छा खासा कमा रहा है, उसके लिए पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल है। अब पार्शियल इंटीग्रेशन कहां कहां एप्लीकेबल नहीं होती? ये सारी जो इनकम मैंने लिखी है ना, ये सारी वो इनकम्स हैं जो फ्लैट रेट पे टैक्सेबल है, क्योंकि पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ही ये होता है कि जब स्लैब सिस्टम होता है वहां फर्क आता है। इसीलिए कंपनीज, फर्म्स, LLPs, इनमें भी आपका पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि फर्म, कंपनी, LLP यहां भी फ्लैट रेट थे, और जो ये स्पेशल इनकम्स हैं वहां भी पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब सवाल है पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे की जाती है। तो इसके ना 3 स्टेप थे। पहला स्टेप क्या था? गौर कीजिएगा, इनकम टैक्स निकाल लो फर्स्ट स्टेप में, एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में मेनली नॉर्मल इनकम आएगी। बेसिकली ना टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम निकाल रहे हो आप, बस टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम विद पार्शियल इंटीग्रेशन। तो बंदा बोल रहा है सर ये क्या कर रहे हो? आप तो कह रहे थे एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है, आपने तो एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के कर दिया, टैक्स लगा दिया। वो कहते रुको कोई बात नहीं, अच्छा अभी इसमें सेस और रिबेट नहीं लगाया, तो टैक्स निकलाया, उसके बाद टैक्स निकालिएगा किस पे? एग्रीकल्चरल इनकम पे। पर एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स निकालने के लिए एग्जम्पशन लिमिट भी जोड़ लेना। इसका लॉजिक मैंने आपको सिंपल ये बताया था कि एग्रीकल्चरल इनकम अगर 1 लाख की है तो अगर सीधा 1 लाख पे टैक्स निकालने बैठ गए तो स्टेप 2 का टैक्स तो नील आ जाया करेगा हमेशा। तो लॉ मेकर्स ने बोला कोई बात नहीं, हम 2.5 लाख भी लेंगे प्लस 1 लाख करेंगे उसके अंदर,
और फिर स्टेप 2 का टैक्स निकालेंगे, क्योंकि यहां समझिएगा स्टेप 2 का टैक्स जितना ज्यादा आएगा ना उतना असेसी को बेनिफिट होगा, क्योंकि जो उसने टैक्स भरना है वो स्टेप 3 में भरना है 1 - 2। अगर हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल लें, मान लीजिए किसी असेसी की नॉर्मल इनकम 6 लाख है और एग्रीकल्चरल इनकम 1 लाख है, तो एक बार मैं ओरली बता देता हूं कैसे होगा ये आंसर। नॉर्मल इनकम 6 लाख है यानी एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, और एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से ऊपर है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल होगी। स्टेप 1 टैक्स ऑन इन दोनों का जोड़ यानी कि 7 लाख, 2.5 लाख तक शून्य, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% 12,500, और बाकी रह गया 2 लाख। 2 लाख के ऊपर आ गया 20% 40,000, 40,000 प्लस 12,500, तो स्टेप 1 का टैक्स आ गया 52,500, 52,500, ये स्टेप 1 का टैक्स आ गया। हालांकि इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि सर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों पे टैक्स लग गया। स्टेप 2 हमने क्या बोला स्टेप 2 के अंदर कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे बताओ कितना लग रहा है। देखो लॉ क्या कर रहा है, पहले दोनों पे टैक्स निकाल रहा है, फिर कह रहा है एग्रीकल्चर वाला टैक्स माइनस कर दूंगा, तो सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर भी तो रह गया। लेकिन इतने में ही असेसी बेवकूफ बन जाता है। कैसे समझेगा, 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है प्लस 1 लाख। स्टेप 2 में जब आप टैक्स लगाओगे ना 2.5 लाख तक तो शून्य, 1 लाख पे सिर्फ 5% टैक्स लगेगा यानी कि 5,000। अब आप एक बात सोचो, जब स्टेप 1 में आपने एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ा होगा तब तो आप 20% वाली स्लैब में चले गए थे, जबकि स्टेप 2 में एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ कितने वाली स्लैब में से माइनस हुई 5%। और इसीलिए जब आप 1 में से 2 माइनस करते हो, लॉजिकल तो लगता है कि पहले दोनों पे लगा दिया, फिर एग्रीकल्चर पे लगा दिया, फिर एग्रीकल्चर वाला माइनस कर दिया, तो सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर का तो रह गया। लेकिन इफेक्ट आ गया है क्योंकि स्लैब्स का फेरबदल हो गया है। स्टेप 1 में एग्रीकल्चर इनकम जब जुड़ी वो 20% वाली स्लैब में जुड़ी, जबकि स्टेप 2 में जब वो माइनस हुई वो 5% वाले टैक्स स्लैब में से माइनस हुई। इसलिए स्टेप 3 का जो आंसर आएगा 47,500। अगर आप सीधा निकालते ना, सोचो नॉर्मल इनकम पे अगर सीधा टैक्स निकालते तो कैसे निकलता, अभी तो आ रहा है 47,500, अगर 6 लाख पे सीधा टैक्स निकालते तो कैसे होता, 5 लाख तक 12,500, 1 लाख पे 20,000, यानी कि 32,500, जो कि अब आ रहा है 47,500। इसके बाद अगर रिबेट एप्लीकेबल होगी तो रिबेट लेस हो जाएगी, और अगर रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगी तो उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लग जाएगी। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में आता है कॉम्पोजिट इनकम का टॉपिक। कॉम्पोजिट इनकम, कॉम्पोजिट इनकम क्या होती थी, पार्टली पार्टली, यानी एक ऐसा असेसी है जो ग्रोइंग भी कर रहा है और मान लो ग्रोइंग कर रहा है पहले शुगर केन की सपोज, यानी खेतों में पहले गन्ने उगाता है, अगर तो गन्ने उगा के बेच देता फिर तो उसकी एग्रीकल्चरल इनकम आती, लेकिन गन्ने उगाकर उसके बाद वो शुगर बना रहा है उसमें से प्रॉपर फैक्ट्री के अंदर, तो फैक्ट्री में जब वो शुगर बनाता है, शुगर बेचता है, शुगर बेचना तो एग्रीकल्चर नहीं है। अब असेसी शोर मचाएगा कि मेरी ज्यादा इनकम एग्रीकल्चर है क्योंकि मैंने शुगर केन ग्रो भी करा है, जबकि डिपार्टमेंट क्या शोर मचाएगा कि नहीं आपकी ज्यादा इनकम बिजनेस इनकम है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं जो आपको ये सिखाएंगे कि जहां पर ग्रोइंग भी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, यानी दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं, वहां पे आपने इनकम का अपोर्शनमेंट कैसे करना है। तो समझिएगा ध्यान से, इसमें ना कुल मिला के हमने 3 रूल पढ़ने हैं, 7 या 4 कह लो, 7, 7A, 7B और 8। जो ये 3 रूल है नीचे वाले, ये नीचे वाले 3, 7B 2 बार लिखा हुआ है क्योंकि कॉफी को लेके 2 पॉइंट है। जो नीचे वाले 3 रूल हैं, ये तीनों रूल्स स्पेसिफिक हैं, और जो पहला रूल है वो जनरल है। पहला रूल है रूल 7। पहले हम जनरल रूल नहीं कवर कर रहे, पहले हम बाकी कवर कर रहे हैं। 7A बात करता है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबड़। ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सारी हो रही है ये इंडिया में होनी चाहिए, अगर इंडिया के बाहर हो रही है फिर ये रूल मत लगाना। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबड़ रूल 7। 7A 7B ग्रोइंग एंड
एक इसके अंदर कवर होता है क्योरिंग ऑफ कॉफी और एक कवर होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी। क्योरिंग के साथ मैंने लिख दिया रोस्टिंग, ग्राइंडिंग, ये सब चीजें नहीं आती, यानी मैन्युफैक्चरिंग होने से पहले क्योरिंग का कॉन्सेप्ट है और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है। और लास्ट में रूल 8 है, रूल 8 है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। मैं इसको पढ़ाने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, अगर कोई एसएससी सिर्फ ग्रोइंग ऑफ टी कर रहा है उसकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है। अगर कोई व्यक्ति टी प्लांट्स खरीद कर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसकी इनकम बिजनेस इनकम है। हम ये रूल वहीं लगाएंगे जहां दोनों चीजें इकट्ठी कर रहा है एसएससी। तो जो ये 3 रूल है ना नीचे वाले 7A, 7B और 8, इन तीनों में पता बड़ा सिंपल फंडा है। आपको ना टोटल रेवेन्यू दिया होगा, सपोज हम लोग कर रहे हैं ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, आपको क्वेश्चन ये बता देगा कि टी बेचकर कितना पैसा आ रहा है, वो आपका रेवेन्यू है। अब टी बनाने में कुछ तो आपके मैन्युफैक्चरिंग खर्चे हुए हैं, कुछ टी ग्रो करने में आपके ग्रोइंग खर्चे हुए हैं, सारे खर्चे माइनस कर देना, सारे सब कुछ माइनस कर देना। आपके पास एंड में जो प्रॉफिट आएंगे ना, ये प्रॉफिट्स हैं कॉम्पोजिट प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स कौन से प्रॉफिट्स हैं? कॉम्पोजिट प्रॉफिट्स। इन कॉम्पोजिट प्रॉफिट्स की अपॉर्शनमेंट कर देंगे हम। और इस चैप्टर में याद रखिएगा, आप लिमिट 1 याद कर लो। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि एग्रीकल्चर वाली परसेंटेज याद कर लो, बाकी इनकम बैलेंस इनकम बिजनेस इनकम है। दोनों परसेंटेजेस जब हम याद करते हैं ना, कई बार मिक्स हो जाती हैं आपस में रूल्स के अंदर। तो आप रूल 8 की याद रखिए 60%। 60% एग्रीकल्चरल इनकम है, किसका निकालना है 60%? प्रॉफिट्स का। प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे? सारे खर्चे माइनस कर दो, ग्रोइंग के भी मैन्युफैक्चरिंग के भी, सब कुछ माइनस कर दो। जो एंड में प्रॉफिट आ गए उसका 60% एग्रीकल्चर है और बाकी का बिजनेस इनकम है। सेम कॉन्सेप्ट ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी में है और बाकी कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है, बस परसेंटेज चेंज है। ग्रोइंग एंड क्योरिंग ऑफ कॉफी में सिर्फ 65% आपकी 75% आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। ये ना आप ऐसे याद रख लो, जो क्योरिंग होती है, क्योरिंग वो मैन्युफैक्चरिंग से एक स्टेप पहले है, यानी इसमें एग्रीकल्चर का पोर्शन ज्यादा है। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है कॉफी की, तब ज्यादा पैसा बिजनेस का हो जाता है, तो एग्रीकल्चर का कम हो जाता है। और रबड़ में अगर मैं बात करूं तो 65%। और तीनों के लिए ये मैंने नोट लिखा है रिमेंबर का, कि रबड़, कॉफी, टी, पहले ये मान लो कुछ एग्रीकल्चर नहीं है, सारे खर्चे लेस कर लो और उसके बाद परसेंटेज अप्लाई कर दो। यानी पहले सारे खर्चे माइनस कर देने के, उसके बाद परसेंटेज अप्लाई कर देने के। और परसेंटेजेस द्वारा बोल दो, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबड़ 65%, ग्रोइंग एंड क्योरिंग ऑफ कॉफी 75%, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी 65%, 60, और ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी 60। रूल 7A, 7B और 8। 7A रबड़ पे है, 7B 2 है कॉफी पे, और रूल 8 है टी पे। और एक रूल जो रह गया वो है रेजिडुअल रूल। रेजिडुअल रूल किसकी बात करता है? अदर देन रबड़, कॉफी और टी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था शुगर केन का, तो इस वाले केस में ना कोई परसेंटेज वगैरह नहीं बता रखी। इसमें पता क्या होगा, मैं बताता हूं आपको ना। एक तो ग्रोइंग खर्चे बता रखे होंगे कि शुगर केन ग्रो करने पे कितने खर्चे आए, वो आपको बता रखे होंगे। और एक आपको ना ये पक्का बताएगा, जो शुगर केन है ना उसकी एवरेज मार्केट प्राइस क्या है। तो अगर मान लो शुगर केन ग्रो करने पे आपके 10 लाख के खर्चे हुए साल में, और पूरे साल में जो मार्केट प्राइस चल रही है एवरेज शुगर केन की, वो चल रही है 14 लाख की, तो इस 14 लाख को बेस लेकर आप एग्रीकल्चरल इनकम निकाल दो। यानी 14 लाख माइनस 10 लाख, 4 लाख की एग्रीकल्चरल इनकम आ गई। उसके बाद आप निकालिएगा बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम के लिए आपको क्या दे रखा होगा? सेल ऑफ शुगर। शुगर कितने में सेल हुई, वो आपका रेवेन्यू है, माइनस सारे मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे शुगर बनाने के, वो लेस कर देना। उसी में ही एक चीज और लेस कर देना, प्राइस ऑफ शुगर केन। क्योंकि जो शुगर केन है वो ये माना जाएगा कि हमने अपने एग्रीकल्चरल यूनिट से ट्रांसफर कर दिया है अपने बिजनेस यूनिट के अंदर एवरेज मार्केट प्राइस पे। तो एग्रीकल्चरल यूनिट का क्या निकल आया? एग्रीकल्चरल इनकम 14 लाख को बेस लेकर, और वही 14 लाख हमारे बिजनेस यूनिट की क्या बन गई? कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो 14 लाख उधर बन गया एग्रीकल्चर हमारे यूनिट का,
और 14 लाख मतलब 14 लाख को बेस लेकर एग्रीकल्चरल इनकम निकल गई और 14 लाख को ही हमने अपना क्या बना लिया, कॉस्ट ऑफ शुगर केन फॉर फैक्ट्री। तो आई होप आपको रूल 7 भी हो गया है क्लियर। और यही हमने लिखा देखो कि एग्रीकल्चर इनकम निकालते हुए आप एवरेज मार्केट प्राइस उठाइए और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लेस कर दो। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को क्या बोल सकते हैं हम, ग्रोइंग एक्सपेंसेस। और बिजनेस इनकम निकालते हुए इसी एवरेज मार्केट प्राइस को आप डेबिट कर लो वहां। तो आई होप आपको रूल 7, 7A, 7B और 8 चारों रूल्स क्लियर हैं। और ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन आया और साथ में टैक्स लायबिलिटी आ गई, मोस्ट प्रोबेबली पार्शियल इंटीग्रेशन भी एप्लीकेबल हो रही होगी, क्योंकि जब ये आप अपोर्शनमेंट करते हो ना, वो नेट एग्रीकल्चरल इनकम भी 5000 से क्रॉस कर जाती है और जो ये बिजनेस इनकम आ रही होती है जो कि नॉर्मल इनकम होती है ये 2.5 लाख से क्रॉस कर जाती है। तो अगर टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन आ गया तो पार्शियल इंटीग्रेशन भी हो रही होगी साथ में। अगला टॉपिक अब हम कवर करेंगे टैक्स ट्रीटमेंट कंपनी के केस में और पार्टनरशिप फर्म के केस में। तो पहले हम कंपनी की बात करते हैं कि अगर एक कंपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज्ड है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, जरा गौर कीजिएगा। पहले हम बात करते हैं कंपनी के हैंड्स में। कंपनी विजुलाइज कीजिए जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रही है, तो कंपनी के हैंड्स में जो भी इनकम आएगी, कैसे इनकम निकलेगी, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। वो जो इनकम आएगी वो इनकम इनकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी और वो सेक्शन 10(1) में एग्जम्प्ट हो जाएगी। और जैसा आप जानते हैं कि कंपनी, फर्म, इनके केसेस में पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे सीधा 10(1) में ये इनकम हो जाएगी एग्जम्प्ट। और अगर मैं शेयर होल्डर्स की बात करूं तो शेयर होल्डर ये नहीं कह सकते कि भाई क्योंकि कंपनी एग्रीकल्चर कर रही है तो हमें जो डिविडेंड मिल रहा है वो डिविडेंड भी हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है। ये डिविडेंड इनकी अदर सोर्सेज इनकम होगी, ना कि इनकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। और अगर कंपनी ऐसी है जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रही है, उसका तो ट्रीटमेंट आपको काफी हद तक आता ही है कि अगर कंपनी की मैं बात करूं जो उनकी नॉर्मल इनकम होगी, या तो वो टैक्सेबल होगी 30% या 25% या 40% अगर वो फॉरेन कंपनी है। डोमेस्टिक कंपनी में टर्नओवर बेस्ड या तो 25% रेट लगता था या 30%, तो वो वाला रेट लग जाएगा नॉर्मल इनकम पे। स्पेशल इनकम पे लग जाएंगे स्पेशल रेट्स और सरचार्ज भी अपने अपने अप्लाई हो जाएंगे। डोमेस्टिक वालों पे डोमेस्टिक वाले सरचार्ज और फॉरेन कंपनी वालों पे फॉरेन कंपनी वाले सरचार्ज अप्लाई हो जाएंगे। और शेयर होल्डर तो अभी भी यही बोलेंगे हमारी डिविडेंड इनकम है, जो हमें मिल रहा है वो हमारी अदर सोर्सेज इनकम है एंड डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल एट देयर स्लैब रेट्स। तो मेन इसके अंदर बस समझने वाली बात इतनी क्या है कि कंपनी जब एग्रीकल्चर कर रही होती है तो उसके जो शेयर होल्डर होते हैं वो ये नहीं कह सकते कि हम भी एग्रीकल्चरल इनकम कमा रहे हैं, जो उनका डिविडेंड है वो उनकी डिविडेंड इनकम है। अगली बात हम करते हैं फर्म की। फर्म के यहाँ पे 2 डायग्राम्स हैं। ऐसी फर्म जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रही है, तो अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रही है, फर्म की होने वाली इनकम उनकी एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी और वो एग्जम्प्ट हो जाएगी 10(1) में, और कोई पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। पार्टनर्स को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा फर्म से, अब ये बात आपको शायद ध्यान होगी कि एक फर्म से पार्टनर को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है वो वैसे ही एग्जम्प्ट होता है सेक्शन 10(2)A में, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पे का जो प्रॉफिट आ रहा होता है उस पर ऑलरेडी फर्म ने टैक्स भर दिया होता है। तो फर्म का टैक्स भरने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वही बांटा जाता है पार्टनर्स के अंदर। तो पार्टनर्स के लिए ये शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जम्प्ट होता है सेक्शन 10(2)A में। तो यहां भी मैंने यही बताने की कोशिश करी है कि ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी, 10(1) नहीं लगेगा, यहाँ 10(2)A में ही एग्जम्प्ट होगा ये। और पार्शियल इंटीग्रेशन इनकी अप्लाई हो सकती है अगर पार्टनर्स की कुछ एग्रीकल्चरल इनकम भी आ रही है और अगर उनकी नॉर्मल इनकम भी आ रही है पार्टनर्स की, तो पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई हो सकती है, बिकॉज पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल्स के ऊपर तो पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है। और अगर मैं बात करूं एक ऐसी फर्म जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रही है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है। पहली बात फर्म की बात करते हैं। फर्म की जो नॉर्मल इनकम होती है, फर्म की नॉर्मल इनकम टैक्सेबल होती है 30% पे, फ्लैट रेट है 30%। और स्पेशल इनकम इनकी टैक्सेबल होती है स्पेशल रेट्स पे, जैसे LTCG 112 20% पे होगा, 111A 15% पे होगा, 115BB कैजुअल इनकम वो 30% पे होगा, तो वो वाले रेट लग जाएंगे। सरचार्ज भी अप्लाई होता है इन पे, सरचार्ज अप्लाई होगा 12% अगर टोटल इनकम क्रॉस करती है 1 करोड़ से। ध्यान रखिएगा टोटल इनकम चेक करनी है, टर्नओवर वगैरह मत चेक करने बैठ जाना सरचार्ज के लिए। सरचार्ज के लिए चेक करनी होती है टोटल इनकम। अब आखिरी बात,
ये फर्म की जब आप बिजनेस इनकम कैलकुलेट करोगे तो पीजीबीपी चैप्टर के अंदर हम एक सेक्शन पढ़ते रहे 40 क्लॉज बी। 40 क्लॉज बी, इस सेक्शन में ये बता रखा है कि एक पार्टनरशिप फर्म जब अपने पार्टनर को, अपने फर्म के पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट, जब वो ये सब पे करते हैं तो उसको पे जितना मर्जी कर लो आप, लेकिन अलाउ सारा नहीं करवा सकते आप इनकम टैक्स एक्ट में। ऐसे तो हर आदमी, हर फर्म क्या करेगी, अपने पार्टनर्स को ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी सैलरी के नाम से, बोनस के नाम से, और उसे खर्चे में डाल देगी फर्म के, और फर्म के प्रॉफिट्स को कम कर लेगी क्योंकि फर्म पे फ्लैट रेट है। हालांकि आप कहोगे सर पार्टनर पे तो टैक्स लग जाएगा, पर पार्टनर तो अगर मान लो 4 हैं तो चारों अपनी अपनी एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट ले जाएंगे, और ऊपर से फिर उनकी इनकम भी धीरे धीरे टैक्सेबल होती है, 2.5 लाख तक शून्य है, फिर 5%। तो हमारा एक्ट ये बोलता है कि फर्म जो पार्टनर्स को पेमेंट कर रहा है उसे ऐसा नहीं कि जितना मर्जी पे कर दो और अलाउ हो जाएगा। 40B की लिमिट है, सिर्फ उतना ही आप अलाउ करवा सकते हो फर्म के लिए। यानी अगर पार्टनर्स को आपने पे करा है 10 लाख, पर 40B की लिमिट आ गई 8 लाख, तो आप एज अ फर्म सिर्फ 8 लाख ही डेबिट कर सकते हो अपने प्रॉफिट्स में से, मतलब P&L में। बाकी का जो 2 लाख है अगर वो आपने डेबिट कर रखा है ऑलरेडी तो उसे डिसअलाउ कर दिया जाएगा, यानी वो प्रॉफिट्स के अंदर ऐड बैक हो जाएगा और उस पर फर्म को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन डिटेल में कवर होता है पीजीबीपी चैप्टर के अंदर। अगर हम बात करें पार्टनर्स की, पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिलना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सारा कुछ माइनस होने के बाद, टैक्सेस पे करने के बाद फर्म के जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। वो एग्जम्प्ट है सेक्शन 10(2)A में, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है। अब बात है सर, जो पार्टनर को फर्म से सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ये सब मिला है, क्या ये सब पार्टनर के लिए टैक्सेबल होगा? तो इसका आंसर ये है, जितना पोर्शन फर्म को अलाउ हुआ है 40B सेक्शन में फर्म के प्रॉफिट निकालते हुए, उतना पोर्शन पार्टनर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, और जितना पोर्शन फर्म को कर दिया गया डिसअलाउ और उसके प्रॉफिट्स में एड बैक हो गया है फर्म के, उस पे तो फर्म ने टैक्स भर दिया है, वो पोर्शन आप पार्टनर के लिए टैक्सेबल नहीं करेंगे। ये लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में। तो जितना पोर्शन अलाउड हो गया वो टैक्सेबल है, और ध्यान रखिएगा पार्टनर को जो सैलरी मिलती है फर्म से, भले ही उसका नाम सैलरी है पर ये जाएगी पार्टनर के पीजीबीपी हेड के अंदर। ये बात लिखी हुई है सेक्शन 28 में, क्योंकि पार्टनर्स को आप एम्प्लॉय नहीं ट्रीट कर सकते हैं फर्म का। तो पार्टनर को जो भी सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट जो सब भी मिलता है वो सब उसकी पीजीबीपी इनकम है। ध्यान रखिएगा, बस जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, यानी सारे खर्चे माइनस करने के बाद फर्म के जो प्रॉफिट बचते हैं, जो टैक्सेस पे करने के बाद जो प्रॉफिट बांटा जाता है पार्टनर्स के अंदर, वो पार्टनर के लिए एग्जम्प्ट है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आप कहीं भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन बाकी सारा कुछ सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट, ये सब चीजें पार्टनर की पीजीबीपी इनकम है टू द एक्सटेंट अलाउड टू द फर्म, और जितना पोर्शन डिसअलाउड है वो पार्टनर्स के लिए टैक्सेबल नहीं है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर क्लियर है।